मेरी माताजी जो है वो एमजी नरेगा में काम करते हैं और मेरे पिताजी जो हैं वो कर्मकांड का काम करते हैं। मेरी माताजी उनकी पानी में ड्यूटी लग गई। उसका मतलब होता है कि आपको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे लूप होल्स के बाद भी अगर आपको 80 रुपये मिल रहे हैं तो आपको उस ड्यूटी के बाद 100 रुपये मिलेंगे और 20 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा थे वो नहीं मिले थे। तो वो गले लग करके रोने लग गए थे। बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो मैं वहाँ पर कार्यालय में चला गया। सरकार पीछे 200-220 रुपये दे रही है, आप इनको 60, 70, 80 रुपये क्यों दे रहे हो? बाकी रुपये जा कहाँ रहे हैं? तो वो मुझ पर थोड़ा गर्म हो गए और उन्होंने कहा कि ज़्यादा कलेक्टर मत बना हम पर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि कलेक्टर और कंडक्टर में क्या फ़र्क होता है। तब मैंने अपने पापा को फ़ोन किया। मैंने कहा पापा IAS की तैयारी करनी है। तो उन्हें भी नहीं पता था कि क्या होता है, इससे क्या बनते हैं। कहा कर ले तैयारी। मैंने कहा पापा दिल्ली जाना पड़ता है, इसके लिए इतना खर्चा लगता है, इतनी कोचिंगों की लाखों रुपए फीस है। तो उन्होंने कहा कि अपने घर हैं बेच देंगे, तो एक ही तरह कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का उनका जो था तो मुझे लगा नहीं यार घर तो नहीं बिकने देंगे। और जैसे ही मैंने अपना लिस्ट में नाम देखा तो मैंने सबसे पहले अपनी माताजी को फ़ोन किया। और जब मैं शुरुआत में उतरा तो मेरे मम्मी पापा है वो मुझे गले लग करके रोने लग गए और वो रो रहे थे और मैं हंस रहा था, क्योंकि पहली बार मैंने उनको खुशी में रोते हुए देखा था कि हर बार तो वो दुख में रोते थे। IPS Mahi Sharma UPSC CSE topper and IS Anand Sharma UPSC CSE topper both have attained success in UPSC CSE 2023. Can you guess what's common between them? Both opted sociology for CSE main as optional paper. Both have scored good marks in optional paper. Both have prepared sociology optional under teaching and mentorship of Vikas Ranjan Shar with Sociology Foundation to Finale program. Just like Mahi Sharma and Anand Sharma, many aspirants have changed their dreams into reality. IS Medha Anand, IS Shivans Rathi, IS Yash Kumar Sharma, IPS Anurag Chopra, IPS Vanita Prakash, IPS Vivek Singh, IRS Riju Srivastava and many more. Prepare Sociology optional for UPSC CSE under teaching and mentorship of Vikas Ranjan Shar. हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हेमंत है और इस वर्ष UPSC CSE 2023 में मैंने 884 रैंक हासिल किया है। इस वीडियो के जरिए मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा जन्म गांव बिरान, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में हुआ है और अभी जो है वो मैंने सिरसा हरियाणा की रेजिडेंसी ऑक्यूपाई कर रखी है। मेरी माताजी जो है वो MG नरेगा में काम करते हैं और मेरे पिताजी जो हैं वो कर्मकांड का काम करते हैं। मैंने अपना 10th तक का पढ़ाई जो है वो महर्षि दयानंद आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरान से किया है और मैंने 10th में 60% अर्जित किए। उसके बाद मैंने 12th जो है वो आर्य समाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल छानीबड़ी से किया है और वहाँ पर मैंने 70% अर्जित किए। यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई जो है वो हिंदी मीडियम में थी। उसके बाद मैंने जेट का एग्ज़ाम दिया जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया और जब मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया तो मेरा वो क्वालिफाई तो हो गया, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे जिसके कारण कि मैं फ़ीस पे कर सकूं, तो इसलिए मुझे वो सीट जो है वो वैकेट छोड़ना पड़ा। फिर किसी ने मुझे कहा कि आप JBT कर लीजिए, प्राइमरी टीचर का जो डिप्लोमा होता है उससे आपका टीचर का जॉब लग जाएगा। तो किसी के कहने से मैंने फिर जो प्राइमरी टीचर के लिए डिप्लोमा होता है JBT का, उसमें एडमिशन ले लिया और उसको मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद इंग्लिश मीडियम कभी पढ़े नहीं थे तो इतना आइडिया नहीं था, तो JBT फर्स्ट ईयर में जाते ही इंग्लिश में बैकलॉग आ गया। तो उसके बाद एक सेटबैक लगा कि यार ये कैसे हो गया। फिर से प्रयास किया तो वो बैकलॉग नहीं निकला। फिर ऐसे करके JBT सेकेंड ईयर में आ गए। JBT सेकेंड ईयर में जब मैं आया तो मुझे किसी दोस्त ने सजेस्ट किया, जैसे मेरी दोस्त थी कोमल और पंकज, तो उन्होंने कहा कि ICAR का फॉर्म फिल कर दो आप, जिससे स्कॉलरशिप आएगा और आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। और उसी दौरान मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ भी रहा था, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो उसी बीच उन्होंने मेरा फॉर्म फिल कर दिया। मेरा आने जाने का किराया सारा उन्होंने दिया और भगवान की कृपा से जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरा रैंक आ गया और मेरा जो एडमिशन है वो श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेट जयपुर में हो गया। वहाँ से मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया। अब ग्रेजुएशन तो हो गया वहाँ एडमिशन, पर जाते ही मुझे ये आइडिया ये था कि स्कॉलरशिप आ जाएगा, लेकिन जब वहाँ पर गया तो पता चला कि 3-4 दिन के बाद ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाते ही एक बैकलॉग आ गया, जिसके कारण मेरी सारी स्कॉलरशिप है वो बंद हो गई। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब सर्वाइव कैसे करें। तो तभी मेरी जो मुलाकात है वो ऑल इंडिया पारिक महासभा से हुई। उन्होंने 2 साल की फ़ीस जो है
वो पे की। फिर 2 साल के बाद उनकी तरफ से भी कोई इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो उसके बाद जो है मैंने सोचा कि अभी कॉलेज है वो छोड़ देते हैं और कोई जॉब कर लेते हैं। तो तभी मुझे 3rd ईयर में लगा कि अब मुझे कॉलेज छोड़ देना चाहिए और कोई जॉब कर लेता हूँ। तो तभी मेरी मुलाकात जो है वो मेरे सीनियर से हुई, स्वास्थ्य ग्रुप से हुई। तो उन्होंने मेरी 1.5 साल की फ़ीस पे कर दी। फिर दोस्तों ने और टीचर्स ने मिल कर के मेरी कॉलेज की फ़ीस जो है वो पे कर दी। तो अभी मैं अपने घर की सिचुएशन बताना चाहूँगा कि जैसे आपको पता है मेरी माताजी जो MG नरेगा में काम करते हैं। तो वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से उनको 220 रुपये मिलते हैं पीछे से, पर जो बीच में लूप होल्स है उसके बाद सिर्फ 60-70 80 रुपये ही पर डे मिल पाते हैं। तो 2 से 3 हज़ार रुपये की पर मंथ की जो इनकम थी घर पे, तो उस हिसाब से तो मेरी स्टडी है वो नहीं हो पाती। तो उसके बाद जो मुझे सपोर्ट मिला उसके कारण मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया। अब मैं यूपीएससी की जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा अपनी कि कैसे क्या स्टार्ट हुआ। तो एक बार की बात है, जब मेरी माताजी मनरेगा में काम करते थे तो उनकी पानी में ड्यूटी लग गई। उसका मतलब होता है कि आपको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे लूप होल्स के बाद भी अगर आपको 80 रुपये मिल रहे हैं तो आपको उस ड्यूटी के बाद 100 रुपये मिलेंगे। तो तभी 14 दिन पूरे हो गए, माताजी के जो पैसे आए तो उन्होंने देखा कि फिर भी उन्हें वो सेम ही 70 या 80 रुपये मिले थे और 20 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा थे वो नहीं मिले थे। तो वो गले लग करके रोने लग गए थे कि कम से कम मेरी मेहनत के 20 रुपये तो दे देते हैं। और वो जो पल था वो बहुत बुरा लगा मुझे और बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो मैं वहाँ पर कार्यालय में चला गया, वहाँ पर चक्कर लगाए। फिर वहाँ पर क्लर्क, सेक्रेटरी वो लोग बैठे थे। मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा यार इस तरह से कैसे, मतलब सरकार पीछे से 200-220 रुपये दे रही है, आप इनको 60, 70, 80 रुपये क्यों दे रहे हो, बाकी रुपये जा कहाँ रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर तो समझाने की कोशिश की कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, आप मेरे को एक बार है ना आप रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो वो मुझ पर थोड़ा गर्म हो गए और उन्होंने कहा कि ज़्यादा कलेक्टर मत बना हम पर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि कलेक्टर और कंडक्टर में क्या फ़र्क होता है। मैं वहाँ से लौट आया और मायूसी से लौट आया। उसके बाद फिर एक दिन की बात है, कॉलेज फर्स्ट ईयर में रैगिंग चल रहा था हमारा और तभी सभी से पूछ रहे थे सीनियर की किसको क्या बनना है, किसको क्या बनना है। तो कोई बोल रहा था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनूंगा, कोई कंपनी का बोल रहा था, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का, कोई प्रोफेसर की तरफ जाऊंगा। और जब मेरी टर्न आई तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे बनना क्या है। तो तभी सर ने पूछा कि क्या बनना है आपको, तो मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा सर मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप मुझे थोड़ा आइडिया दे दीजिए कि मुझे क्या बनना है और क्या मैं कर सकता हूँ, तो मैं वो बन जाऊँगा। तो सभी हंसने लग गए और तभी सर ने कहा कि IAS बन जाएगा। वो एक टोंट वाली लैंग्वेज थी और वो भी थोड़ा हंसने लग गए। तो मैंने कहा सर मैं बन जाऊँगा, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है वो मुझे बता दीजिए। 1 पेपर होता है, 2 पेपर होता है, मुझे नहीं पता था इससे भी कलेक्टर बनते हैं, IAS बनते हैं, क्या कुछ बनते हैं इससे। तो वो सब हंसने लग गए, तालियां बजाने लग गए। तो मैं समझ गया कि ये टोंट लगा है। तो बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा कि चलो देखते हैं कि क्या होता है। मैं रूम पर आया, तभी एक भैया रहते थे दिल्ली में, सुमंत भैया, उनको फ़ोन किया, उनसे कहा कि भैया IAS बनना है। तो उन्होंने भी समझाया कि यार कोई और जॉब की तैयारी कर ले एक बार, ये बाद में कर लेंगे। तो मैंने कहा नहीं बनना है। तो उन्होंने 2-3 यूट्यूब के चैनल भेजे मेरे पास, उनसे मैंने देखा, वहाँ से टॉपर टॉक्स आना स्टार्ट हो गए। तभी एक टॉपर टॉक आया, उसमें पता चला कि UPSC से कलेक्टर बनते हैं IAS बन करके। और फिर वो बात हिट हो गई जो मुझे, जब मैं अपनी माताजी के लिए जस्टिस मांगने गया था तब उन्होंने कहा था कि ज़्यादा कलेक्टर मत बन हम पर। तो मुझे लगा यार अगर कलेक्टर बन करके, IAS बन करके उनके साथ जस्टिस किया जा सकता है इन लोगों के साथ, तो क्यों ना मैं इसकी तैयारी कर लेता हूँ। और उसी दिन से मैंने जो है इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। और कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर का 2nd सेम था उसमें मैंने पूरे 2nd सेम में टॉपर टॉक्स देखे, स्ट्रैटेजी फाइनलाइज की और फिर 2nd ईयर के 1st सेम से मैंने अपनी बढ़िया से तैयारी स्टार्ट कर दी। तो उसी दौरान जो मुझे सपोर्ट मिला, जैसे सीनियर का प्रिपरेशन के दौरान, तो उसमें सबसे पहले थे सोनू जैन सर। तो उन्होंने भी UPSC का इंटरव्यू दिया था कॉलेज में, तो उनसे पता चला कि UPSC क्या होता है, इसके लिए क्या पढ़ना होता है। उसके बाद फिर मुझे जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला वो गौरव पांडे सर का मिला, जो कि 2021 बैच के IPS ऑफिसर हैं। तो मुझे जब भी कोई दिक्कत होती, जब भी कुछ भी पूछना होता, मैं उनको कॉल कर लेता, वो मुझे बताते कि किस तरह से पढ़ना होता है, क्या पढ़ना है। उन्होंने रोल ऑफ NCERT, PYQ को कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें बताई। उसके बाद छानीबड़ी गांव से मेरे आसपास से नरेश जी राजेरा सेलेक्ट हो गए थे, जो कि सेम ही बैकग्राउंड के थे मेरे जैसे। तो उनसे मोटिवेशन मिला, उनसे मैं मिला, उन्होंने समझाया। फिर विजयवर्धन सर थे जो कि IAS 2020 बैच से IAS है, तो फिर उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया कि कैसे पढ़ना है, मैं उनसे मिला। तो इस तरह से जो है वो मुझे सपोर्ट मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया। अब जब मैंने सोच तो लिया था कि मुझे UPSC करना है,
लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे करना है, क्योंकि कोचिंग इतनी फीस होती है, मेरे पास रिसोर्सेज थे नहीं। इवन संडे को भी कॉलेज में जो भूखा सोना पड़ता था, क्योंकि मेस बंद होता तो खाने के पैसे नहीं होते थे। इसी दौरान फिर मेरी जब बात हुई सीनियर से, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप खुद से पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। तो मुझे लगा यार कि मैं खुद से कर लूँगा। मैंने धीरे धीरे 6 to 12 एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद स्टैंडर्ड बुकलेट्स पढ़ा, तो मतलब अच्छे से रिवीजन हो गया। जब 4th ईयर में मैं आया तो मुझे लगा कि अब मैं कर सकता हूँ। तो मैं 4th ईयर में अपीयर हुआ। इवन जब मैं मेंस के लिए भी एलिजिबल नहीं था, तब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यार, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मेंस की तैयारी करनी है अच्छे से। तो मेरा 4th ईयर तक एनसीईआरटी जो है उनका 8 से 10 बार आराम से रिवीजन हो गया था, स्टैंडर्ड बुकलेट्स का हो गया था, और सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे पास कि मैंने ऑप्शनल जो है वो सोशियोलॉजी रखा था, कि जिसकी मेरे पास ना तो कोई गाइडेंस थी, ना मेरे पास रिसोर्सेज थे कि मैं तैयारी कर सकूं। और मुझे ये था कि तैयारी मुझे दिल्ली ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर वो इन्वायरमेंट मिल जाता है और मेरे घर पर वो इन्वायरमेंट नहीं है कि जिसके कारण मैं तैयारी कर सकूँ। तो 4th ईयर का लास्ट दिन मुझे आज भी याद है, जब मैंने देखा कि मेरे पास 1500 रुपये थे और फेयरवेल पार्टी चल रही थी, तो उसमें तिलक निकलवाने के नाम पर वो 100 रुपये वहाँ पे रख दिए। अब 1400 रुपये बचे थे और मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं घर चला जाऊँ या मैं दिल्ली चला जाऊँ। तब मैंने अपने पापा को फोन किया, मैंने कहा पापा आईएएस की तैयारी करनी है। तो उन्हें भी नहीं पता था कि क्या होता है, इससे क्या बनते हैं। कहा कर ले तैयारी। मैंने कहा पापा दिल्ली जाना पड़ता है, इसके लिए इतना खर्चा लगता है, इतनी कोचिंगों की लाखों रुपए फीस है। तो उन्होंने कहा कि अपने घर है, बेच देंगे, तू एक ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का उनका जो था, तो मुझे लगा नहीं यार, घर तो नहीं बिकने देंगे। तो तभी मैंने डिसाइड किया, मैंने 1400 रुपये लिए और मैं दिल्ली की बस में बैठ गया। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने अपने एक दोस्त जोगेंद्र सिहाग है, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा यार मैं अभी दिल्ली आ चुका हूँ और तेरे पास कुछ दिन ठहरना है, बाकी मैं व्यवस्था अपने आप कर लूँगा। तो उसने अपना एड्रेस भेजा, मैं वहाँ पर पहुँचा। तो एक तो ये दिल्ली के ऑटो वाले, तो जब मैं रूम पे पहुँचा तो मेरे पास सिर्फ 200 या 220 रुपये बचे थे। फिर उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ दिन यहाँ पर जब तक रुकना है रुको, अच्छे से तैयारी करो, सब मैनेज हो जाएगा। तो वहाँ से मैं आया। उसके बाद मैंने कहा यार मुझे एक बार कोचिंग दिखा दो, थोड़ा यहाँ थोड़ा माहौल दिखा दो किस टाइप का है। तो उसने कहा कोचिंग के लिए तो यार काफ़ी पैसे लगेंगे, तो वहाँ पे तो बात नहीं बन पाएगी, आप सेल्फ स्टडी कर लो। मैंने कहा नहीं, थोड़ा देख लेते हैं, मुझे ऑप्शनल की कोचिंग तो करनी ही है। तभी मैं 2-3 कोचिंगों में गया। मैंने कहा यार इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको मैंने कहा, पर वहाँ से कोई हेल्प नहीं हुआ। फिर मेरे पास लास्ट था कि मैं अब लास्ट कोचिंग में जा रहा हूँ, निषाद सर, लेवल अप आईएएस में निषाद सर हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर 5 मिनट मिलना है आपसे। तो उन्होंने कहा हाँ जी बोलिए। वो बैठे, उनको मैंने अपना सारा सिचुएशन बताया कि सर ऐसे मेरी माताजी जो एमजी नरेगा में काम करते हैं, पिताजी हैं वो इतना मेडिकली फिट नहीं है, तो उनसे इतना काम होता नहीं, वो थोड़ा बहुत कर्मकांड का काम करते हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं लेकिन आपकी सारी फीस पे कर दूँगा सिलेक्शन के बाद, मुझे कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो सर ने समझा सिचुएशन को और उन्होंने भरोसा किया। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आप शाम से क्लास है उसमें बैठ जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो उन्होंने बिना फीस के ऐसे रैंडम भरोसा करके मुझे एडमिशन दे दिया और मेरी सोशियो तो वहाँ से स्टार्ट हो गई। उसके बाद मेरे पास था कि अब मैं रहूँगा कहाँ पे, खाऊँगा क्या। दूसरा चैलेंज ये था। तो तभी मैंने लाइब्रेरी में काम पूछा 1-2 में, और मुझे मिल भी रहा था। तो तभी मेरी किसी से मुलाकात हुई, उसने मुझे कहा कि एक मांगीलाल जी पारिक हैं, अविनाश जी पारिक हैं, राजकुमार जी पारिक हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनके काफ़ी अच्छे बिजनेस हैं। तो मैंने उनसे एड्रेस लिया और डायरेक्ट ही मैं उनके घर पहुंच गया। मैंने बैल दी तो उन्होंने कहा कि आप कौन हो। तो मैंने कहा कि मैं स्ट्रेंजर हूँ और मुझे उनसे मिलना है। तो उन्होंने मुझे मिलवाया। दादाजी जो मांगीलाल जी पारिक थे, अविनाश जी पारिक थे, वो मुझे मिले, वो मेरे पास बैठे। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि सर मेरा ये बैकग्राउंड है और मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी समझाया कि एक बार आप कोई और तैयारी कर लीजिए, हम यूपीएससी के बाद में देख लेंगे। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे यूपीएससी का ही तैयारी करना है। तो उन्होंने भी भरोसा किया, क्योंकि ये बहुत टफ एग्जाम है। तो उन्होंने कहा चलो प्रीलिम्स तक देखते हैं। तो प्रीलिम्स तक उन्होंने मेरा रहने का, खाने का जो व्यवस्था है वो पटेल नगर में कर दिया, और वहाँ से मेरी जर्नी है उसने एक अलग मोड़ ले लिया। फिर मुझे पास डू और डाई का ऑप्शन था कि करो या मरो। तो मैंने जो है अपना अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दिया, ऑप्शनल की क्लासेस ज्वाइन कर ली। वहाँ पर फिर मेरा यही था कि मुझे सर्किल जो है वो एक अलग ही रखना है, कि इसमें वो बच्चे हों सिर्फ जो पढ़ने वाले हों। तो मेरी शुरुआत में जो दिल्ली में मुलाकात हुई थी वो हिमांशु सर से हुई थी। हिमांशु सर जो है वो दिल्ली एंसो राइटिंग करते थे, सोशियोलॉजी का सर को दिखाते थे। तो मैं वहाँ उनसे मिला। उनसे मिलने के बाद जो है हमने साथ में ग्रुप बनाया, एंसो राइटिंग स्टार्ट कर दी। फिर धीरे धीरे जो है वो मनजोत मिला, रिशांक मिला, जो एक अच्छे मतलब पढ़ने वाले थे, जिन्होंने पहले से मेंस दे रखा है, इंटरव्यू दे रखा है। उन दोस्तों के साथ मेरा उठना बैठना हो गया, उनके साथ ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी।
और धीरे धीरे तैयारी बढ़ती गई। ऑप्शनल का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर हमने अपना आंसर राइटिंग करके ऑप्शनल अच्छा कर लिया, मेंस का कर लिया। फिर बात आई थी प्रीलिम्स की। जब प्रीलिम्स पास में आ गया, 2-3 महीने बचे थे, तो मुझे लगा था कि यार मेरा बाकी सब्जेक्ट तो सारा ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट और साइंस टेक में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। और तभी मुझे किसी ने कहा था कि लेवल अप IAS में संतोष सर हैं, उनसे अच्छा शायद कोई ही पढ़ाता हो। तो तभी मुझे लगा कि मुझे इनसे जो करंट है जैसे साइंस टेक इन्वायरमेंट वो करना चाहिए। तो तभी मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने एक दोस्त से रिक्वेस्ट किया कि अपना पोर्टल मुझे दे दे यार एक बार, तू ऑफलाइन कर रहा है मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ। तो उसने भी मेरी हेल्प की और उसने मुझे अपना पोर्टल दे दिया। और वहाँ से मैंने जो है अपना इन्वायरमेंट साइंस टैग किया। और जैसे ही धीरे धीरे प्रीलिम्स पास में आया, तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, और प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो भगवान की दया से मेरा उस लिस्ट में नाम था। इसी दौरान मैं थोड़ा सीसेट के बारे में बताना चाहूँगा कि उसके लिए विमल सर थे मेरे घर के जब सामने रहते थे। तो कोविड था जो था वो मेरे लिए वरदान था, क्योंकि उसमें वो घर पे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उनका, तो उन्होंने मुझे सीसेट पढ़ाया। उसके बाद एक यूट्यूब चैनल है कैरियर डिफाइनर करके, उसके ऊपर 14 क्लासेज पढ़ी है, एक प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसमें सिंप्लीफिकेशन और जो भी टॉपिक हैं अपने सीसेट के वो सारे अच्छे से दिए हुए हैं। तो मैंने जो है वो वहाँ से अपना सीसेट है वो किया था। उसके बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो उस लिस्ट में मेरा नाम था। फिर जैसे ही रिजल्ट आया तो मैं चाय पीने चला गया, थोड़ा स्ट्रेस में था और मैं परेशान सा था। तभी मेरी मुलाकात जो है वो रजत सर से हुई। उन्होंने पूछा कि परेशान क्यों हो, तो मैंने कहा सर मेरा प्रीलिम्स निकल गया। तो वो भी हंसने लगे कि यार परेशान होने की थोड़ी बात है, ये तो खुश होने की बात है। मैंने कहा सर प्रीलिम्स तो निकल गया, परेशानी इस बात की है कि मेंस के लिए मेरा इतना तैयार नहीं है, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग तो किया है सर, सिलेबस भी सही से कर रखा है, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से किस तरह के आंसर लिखने होते हैं वो उस तरह की मेरी अप्रोच नहीं है सर। तो उसमें मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोचिंग ले सकूँ, मेंस का कोई स्पेशल बैच ले सकूँ। तो उन्होंने कहा चल थोड़ी देर के लिए मैं बताता हूँ तेरे को। तो उन्होंने मुझे 1 घंटा तक समझाया कि कैसे मेंस को अप्रोच करना है, कैसे GS 1, 2, 3, 4 ऐसे जो है इनको अप्रोच करना है। और मुझे उनका तरीका जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया सर अगर आप बुरा न माने तो 2 से 3 महीने आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए पूरा, और मैं अपना 18 घंटे भी अगर आप बोलोगे तो मैं खुद को घिसा लूँगा। तो उन्होंने भी भरोसा किया और वो पूरे मेंस के टाइम 3 से 3.5 महीने मेरे रूम पर मेरे साथ रुके और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने नोट्स मुझे प्रोवाइड करवाए, उन्होंने बताया कहाँ से कंटेंट उठाना है, मेरे जो पहले के नोट्स थे उनमें वैल्यू एडिशन कैसे करना है। और उसमें वो करते ये थे कि जैसे मेरे को 3 से 4 क्वेश्चन देते थे डेली, वो मैं 1 घंटे में उनको लिख के भेजता। जब वो अपना लाइब्रेरी से आते हैं तो शाम को मेरे पास आते, फिर वो उनको चेक करते, उनके ऊपर बताते कि इंट्रो में क्या गलती किया मैंने, बॉडी में क्या गलती किया, कंक्लूजन में क्या एक क्या परफेक्ट आंसर होना चाहिए, तो उस तरह से क्या अप्रोच लेकर के चलना है हमें। तो वो जो है वो उन्होंने बताया मुझे। मेंस के ऊपर मैंने टोटली उनके ऊपर भरोसा किया। उसके बाद सोशियोलॉजी का था मेरा, तो सोशियोलॉजी के लिए जैसे कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी निषाद सर की लेवल अप IAS में, तो उसने मेरा पूरा हेल्प किया। और जैसे ही रिजल्ट आया मेंस का तो भगवान की दया से मेरा नाम जो है वो उस लिस्ट में था। उसके बाद मुझे किसी ने डरा दिया था कि यूपीएससी जो है वो एक क्लास को लेती है, तो उसमें आपकी क्लास अच्छी होनी चाहिए तभी आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। तो मुझे वो डर सताने लग गया। उसके बाद मेरी मुलाकात जो है वो काफ़ी सीनियर से हुई, जैसे कि सबसे पहले जो है वो अरविंद सर मिले मुझे, तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में हेल्प की और वो भी मेरे साथ 3 महीने जो है वो मेरे रूम पर रुके। उसके बाद जो दिव्यांशी मैम है उन्होंने तो मेंस में भी काफ़ी हेल्प की थी दिव्यांशी मैम ने, और इंटरव्यू में भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की। फिर मैं पुनीत सर से मिला था, तो उनसे मैंने डेफ डिस्कस किया, उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका डेफ अच्छा है और आपके अच्छे नंबर आएंगे, तो उन्होंने हौसला दिया। फिर धीरे धीरे जो है वो ऐसे बढ़ता गया और इंटरव्यू पास में आ गया। जब इंटरव्यू पास में आया तो इंटरव्यू वाले दिन भी जो है वो अरविंद भैया साथ में गए थे, मेरा पूरा परिवार था, मेरी माताजी थे, मेरे पिताजी थे, मेरी बुआ जी, बड़े पापा सारे मेरे साथ आए थे। और उन्होंने अच्छे से मुझे हौसला दिया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, जैसे यहाँ साथ पे लेकर गए थे पूरा टाइम। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या चिल कर रहा हूँ, इतना खुश था मैं। और इंटरव्यू हुआ और जब फाइनल रिजल्ट आया भगवान की दया से, तो उसमें मेरा 884वां रैंक आ गया। और जैसे ही मैंने अपना लिस्ट में नाम देखा तो मैंने सबसे पहले अपनी माताजी को फ़ोन किया, तो माताजी को बताया। माताजी से बोला भी नहीं जा रहा था, तो उसके बाद मैंने अपने पापा को बताया। तो फिर मैंने जैसे मुझे पता चला कि मेरे जो साथ रह रहे थे अरविंद सर, दिव्यांशी मैम, हिमांशु सर, चेरी जी, प्रियंका जी, नवनीत, इन सब का जो है वो लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। तो डिजर्विंग तो वो बहुत ज़्यादा है,
पर लक ने फेवर नहीं किया था। तो उसके बाद जो खुशी बनाने का मन ही नहीं किया और मैंने फ़ोन को है वो साइलेंट करके रख दिया और मैं बैठ गया। तो तभी उसके बाद मैं मिला सबसे, फिर घर पे गया तो मुझे लगा कि ठीक है यूपीएससी हुआ है। मैंने अपने पापा को फ़ोन कर दिया था रात को कि मैं कल घर आ रहा हूँ। तो मुझे लगा आराम से आएंगे, बाइक पर बैठा कर ले जाएंगे, पर वहाँ पर जाकर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। गाँव वाले आए, काफ़ी अच्छे से स्वागत किया और जब मैं शुरुआत में उतरा तो मेरे मम्मी पापा है वो मुझे गले लग करके रोने लग गए और वो रो रहे थे और मैं हंस रहा था, क्योंकि पहली बार मैंने उनको खुशी में रोते हुए देखा था, कि हर बार तो वो दुख में रोते थे। तो मेरे लिए एक प्राउड का मोमेंट था। फिर मैं अपनी बहन से मिला, अपने फैमिली वालों से मिला, गाँव वालों से मिला, तो सबसे मिला। तभी मैंने पापा से पूछा था कि आपको कैसा लगा था। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने बताया उनको कि मेरा नाम लिस्ट में आ चुका है, तो वो मम्मी के मनरेगा के पैसे लेने गए थे बैंक में, तो उनको इतना भी आइडिया नहीं था कि क्या हो गया है। तभी बाइक बाहर किसी और की खड़ी थी, वो चाबी उसमें लगा रहे थे। इस तरह का था, कोई रास्ते में मिल रहा है तो उसको बोल रहे थे कि मुझे यहाँ से काट के देख यार, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो इस तरह की उनकी जो फीलिंग थी। तो उसके बाद फिर मैं घर पहुँच गया। घर पहुँच के सबने स्वागत किया, अच्छे से सबसे मिला। जितने मेरे गुरुजन थे जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तभी मुझे याद आया कि यार जो मैं जिसके लिए यहाँ पे बना हूँ, अभी सब लोग जान रहे हैं, सब स्वागत कर रहे हैं, क्यों ना मैं इनके लिए कुछ अभी से स्टार्ट कर दूँ। तो तभी मैं वहाँ पे पंचायत समिति में गया, क्योंकि मुझे पता था कि जो मनरेगा का फंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो वहाँ पर गया तो उन्होंने स्वागत किया। तभी मैंने वहाँ पे एक ही आवाज़ उठाई थी कि ये इनजस्टिस क्यों हो रहा है, अब मुझे रिकॉर्ड दिखाइए। तो तभी वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और अभी जब मैं घर से वापस आया हूँ, 1 महीने की बात हो गई है, तो मैं मजदूरों से मिला, मनरेगा कर्मचारी जो है, और उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी कि उन्होंने कहा आपकी एक छोटी सी पहल है, उसके कारण हमें जस्टिस मिल रहा है, हमारे पूरे पैसे आ रहे हैं। तो मैं सभी सिलेक्टेड जोन से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आसपास जो भी इस तरह का इनजस्टिस हो रहा है उसको भी देखें। दूसरा ये था कि मेरे पास जो चैलेंजेस थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस, जैसा कि शुरुआत से देखने को मिल रहा है बचपन से ही। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माताजी जो थे उनकी चाइल्ड मैरिज हुई थी। पैदा हुए तो कोई इतना रिसोर्सेज नहीं था, तब तो मनरेगा भी नहीं था, तो वो दूसरे के फील्ड पर काम करती थी। उसके बाद मैंने 10th की हिंदी मीडियम से, गांव के स्कूल से, जहाँ पर स्टाफ भी नहीं था प्रॉपर। उसके बाद मैंने 12th की, फिर जेट का एग्जाम दिया, रिसोर्सेज नहीं थे तो सीट को वैकेट छोड़ना पड़ा। इस तरह के चैलेंजेस आए लेकिन हार नहीं मानी। तो मेरा यही मानना है कि यार आपको अगर करना है ना कुछ जुनून आप में, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि ऑल द वर्ल्ड कंस्पायर टू फुलफिल योर ड्रीम इफ योर इंटेंशंस आर गुड। अगर आप अच्छी सोच के साथ अगर कुछ करना चाहते हो ना, तो हर कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है, बस आप सपोर्ट लेने वाला बनिए। और दूसरा ये एक छोटी सी पहल करेंगे कि जैसे मेरे जैसे हेमंत एक नहीं है, बहुत हेमंत पारिक हैं जो कि दबे पड़े हैं, जो उभर नहीं पा रहे, इकोनॉमिक चैलेंजेस के कारण उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। तो उनको उभारने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि हेमंत पारिक तो बहुत है। आज सब पूछते हैं सिलेक्शन हो गया तो हेमंत हेमंत सब बोल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, सब स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जिनका नहीं हुआ या जो डिजर्विंग तो है, जो तैयारी कर सकते हैं अच्छा, जिनमें टैलेंट है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए अगर कुछ वो कर सकें तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि यार हर गाँव में एक छोटा सा फंड बना दिया जाए स्टूडेंट फंड के नाम से, जिसके कारण जितने हेमंत पारिक दबे पड़े हैं, क्या पता पर कितने हेमंत पारिक और उभर कर आ जाएं आपके सामने और देश में एक सुधार आ जाए। तो एक यही मेरी रिक्वेस्ट होगी। तो इसके बाद मैं अभी जो भी जिनका मेरे जर्नी में मेरे माता पिता के अलावा सहयोग रहा है, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले मेरे कॉलेज से अगर मैं शुरुआत करूँ तो सोनू जैन सर थे, उसके बाद विमल सर थे, उसके बाद श्री गौरव पांडे सर थे, उसके बाद यश जालूका जी थे, अनिल बसक जी थे, जो विजयवर्धन IAS जी हैं वो थे, नरेश जी राजेरा थे, मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा था। उसके बाद जो पारिक सभा है उनका था, उसके बाद श्री मांगेलाल जी पारिक थे, श्री अविनाश जी पारिक थे, श्री राजकुमार जी पारिक थे, जो कि एक टर्निंग पॉइंट थे मेरे लाइफ के। फिर मेरे दोस्त जैसे जोगेंद्र सिहाग हैं, अरविंद सर हैं। उसके बाद मेंस में जिनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा, सबसे बड़ा हाथ रहा, वो था रजत सर का। और उसके बाद जैसे इंटरव्यू डिस्कशन का हमारा ग्रुप था, तो उसमें दिव्यांशी मैम थे, हिमांशु सर थे, प्रियंका थी, चेरी जी थी, जयश्री थी, नवनीत था, सौरभ, नितिशा, निधि, ये सब थे। और उसके बाद जो सपोर्ट रहा वो निषाद सर का था लेवल अप IAS में, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसी बीच जैसे कि मेरा प्रीलिम्स निकला था, तो मैं संतोष सर के, मैंने जैसे आपको कहा कि चोरी चोरी मैंने उनका पढ़ा था, तो प्रीलिम्स निकलते सबसे पहले जिन टीचर से मैं मिला वो संतोष सर थे। और मैंने उनको जाते ही कहा कि सर थैंक यू सो मच सर। तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, मैंने कहा सर परी निकल गया। तो उन्होंने कहा थैंक यू किस बात का, आप तो मेरे स्टूडेंट भी नहीं थे, तो मेरा क्या रोल है। मैंने कहा सर मैं आपका स्टूडेंट नहीं था, पर मैंने चोरी चोरी आपका कंटेंट पढ़ा है।
और वो सच में मतलब एकदम अलग ही खुशी थी उनके चेहरे पर कि यार सच में तूने पढ़ा है। मैंने कहा हाँ सर, और इसी के कारण मेरा आज प्रीलिम्स निकला है। तो उन्होंने भी गले लगा लिया और उन्होंने कहा यार वाह यार तुमने बता दिया, ये ऑनेस्टी चाहिए हमें। उसके बाद मैंने कहा सर अब प्रॉब्लम मेंस में है, उसके लिए क्या करूं? तो उन्होंने सेम ही कहा कि जैसे परी का किया वैसे ही मेंस का कर लो, पोर्टल तो आज भी तुम्हारे पास ही है। तो मतलब इस तरह के भी स्पोर्टिव जो टीचर थे उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और डीकेटी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपनी जर्नी जो है वो आप सभी के बीच में शेयर कर सकूँ। धन्यवाद।